क्वेश्चन नंबर 10 में दो क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक को सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स का है और जो इसमें नंबर मिलेगा आपको 6 मिलेगा। अगर आप सही ढंग से इसको लिख पाते हैं तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवोल्यूशन ऑफ द अप्रोचेज ऑफ द मदर्स ऑफ बोथ द बेबी सिगुल एंड एमेंडा टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप एक इवोल्यूशन को प्रेजेंट करें जो अप्रोच था, तरीका था दोनों मदर्स का, द बेबी सिगुल के मदर का और एमेंडा के मदर का, अपने बच्चों को हेल्प करने को लेकर। राइट दिस प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग यूर इनसाइट्स इन अबाउट 120 वर्ड्स कंपेयरिंग द अप्रोचेज ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट है उसको अपने इनसाइट्स को, मतलब आप क्या सोचते हैं दोनों के अप्रोच को लेकर, इसको शामिल करते हुए भी लिखना है 120 वर्ड्स में। और इसमें आपको कंपेयर करना है दोनों पेरेंट्स के अप्रोच को, ठीक है। यू में बिगिन दिस वे, आपको ऐसा लिखना है। वन एक्नॉलेजेज दैट बोथ पेरेंट्स एमेंडास मदर एंड द बेबी सिगुल्स मदर बोथ हाउएवर। ये जो सेंटेंस है ना आपके आंसर में शामिल होना चाहिए। ये जो रेफरेंस लिया गया है एमेंडा से और हिज फर्स्ट फ्लाइट से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बेबी सिगुल की मदर थी वो किस प्रकार से अप्रोच करती थी अपने बच्चे को हेल्प करने का। तो देखिए वो कैसा करती थी कि वो चाहती थी कि उसका बच्चा जो है ना ज़िंदगी में नए स्किल को सीखे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। इसके लिए वो इनकरेज की कि सबसे पहले उसको भूख से तड़पवाई और उसके बाद फ़ीस का उसको लालच दी। तो ये जो फ़ीस का रिवार्ड था ना उसने उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद किया और एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटेजी का काम किया जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में था। लेकिन ये जो मदर का अप्रोच था ना उसके काफ़ी सारी कमजोरियाँ भी थीं कि इस प्रकार से कॉन्स्टेंटली अपने बेबी सिगुल को फ्लाई के लिए पुश करना, उसको डेंजर में डालना था और उसके फिजिकल वेलबींग को रिस्क में डालना था। और वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करने में असफल रही कि वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और काफ़ी ज़्यादा चिंता या शंका में था। उसको समझा के या दूसरे तरीके से भी उसको इंस्पायर किया जा सकता था। तो इस प्रकार से उसने उसको काफ़ी ज़्यादा चिंता में और डर में डाल दिया था। ये भी हो सकता था कि उड़ नहीं पाता और डर के मारे वो नीचे गिर के मर जाता। वहीं अमेंडा की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है अमेंडा के बिहेवियर को। वो बार बार नेक करती रहती है, डांटते रहती है उसको कि किस प्रकार के बिहेवियर अमेंडा को करना चाहिए, उससे वो क्या चाहती है। तो इसके कारण क्या होता है कि अमेंडा जो है ना इस दुनिया को छोड़कर टेंशन और एंजाइटी के कारण दूसरी दुनिया में चली जाती है, वो कल्पना लोक में चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा उसको बुरा लगता है। इससे अमेंडा का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होगा और वो रियलिटी से बाहर चली जाएगी और किसी भी प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसके अंदर में डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अमेंडा की जो माँ है वो एक अच्छे तरीके से उसको नहीं समझा पा रही है और उसके सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करके हमको इसके आंसर को लिखना है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को हम लोग कैसे लिखें। वन एक्नॉलेजेज दैट बोथ पेरेंट्स एमेंडास मदर एंड द बेबी सिगुल्स मदर बोथ लव देयर चिल्ड्रन एंड वांट देम टू ग्रो देम अप एंड सक्सीड इन लाइफ। कि देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके आगे लिखेंगे कि हाउ एवर देयर अप्रोचेज टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन आर वेरी डिफरेंट। बेबी सिगुल्स मदर encouraged him to learn flying skills, offering fish scraps as a reward, but this approach put him in danger and potentially causing stress। तो देखिए दोनों मदर का जो अप्रोच था ना वो अलग अलग था। जो बेबी सिगुल की मदर थी उसको इनक्रेज कर रही थी फ्लाइंग स्किल से सिखाने के लिए कि उसको फिश का स्क्रेप जो है ना रिवार्ड में दे रही थी। लेकिन ये जो अप्रोच था जो कि हम समझ चुके हैं उसको डेंजर में डाल रहा था और उसके मन में स्ट्रेस को पैदा कर रहा था। एमेंडास मदर्स स्ट्रिक्ट एंड क्रिटिकल अप्रोच टू करेक्टिंग हर बिहेवियर क्रिएट्स एंजाइटी। और जो एमेंडा की माता थी उनका जो स्ट्रिक्ट और क्रिटिकल अप्रोच था उसके व्यवहार को बदलने के लिए उसके अंदर में शंका पैदा कर रहा था, लीडिंग टू फीलिंग्स ऑफ इमेजिनरी वर्ल्ड्स, जिसके कारण वो एक काल्पनिक लोक में चली जाती थी। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एमेंडास स्ट्रेंथ्स शी हाईलाइट्स हर वीकनेसेस नेगेटिवली इम्पेक्टिंग हर सेल्फ स्टीम एंड मेंटल हेल्थ। तो देखिए उसको क्या करना था कि अमेंडा के स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना था, इसके बजाय उसके कमजोरियों को फोकस करती थी, जिसके कारण उसका जो आत्मविश्वास था और मानसिक स्वास्थ्य था वो काफ़ी गहराई से प्रभावित हो रहा था। बोथ मदर्स हैव गुड इंटेंशंस टू इम्प्रूव देयर चिल्ड्रंस लाइफ्स बट देयर मेथड्स में बी इनफेक्टिव।
दोनों की दोनों जो माताएं थीं उनका जो इंटेंशंस था काफ़ी अच्छा था। वो चाहती थी कि उनका बच्चों का व्यवहार जो है ना, जीवन जो है इम्प्रूव हो, लेकिन दोनों का तरीका जो था ना इनइफेक्टिव था। सी गुल्स मदर कुड बेनिफिट फ्रॉम इमोशनल सेंसिटिविटी, अमंडास मदर्स कुड फोकस ऑन स्ट्रेंथ। और जो सी गुल की मदर थी उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना था इमोशनल सेंसिटिविटी के लाभ के ऊपर, जबकि जो एमेंडा की माता थी उनको फोकस करना था उसके स्ट्रेंथ के ऊपर। तो देखिए इस टाइप का आंसर लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन पेपर में ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही, ये मान के चलिए। क्वेश्चन 10 का बी है, यू हैव बीन चोजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गैदरिंग फ्रॉम द नेबरहुड स्कूल्स टू स्पीक ऑन द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए आपको चुना गया है बगल के स्कूल में भाषण देने के लिए, और जो टॉपिक है वो ये है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसके विरुद्ध में जो लड़ाई है या जो संघर्ष है, उसके लिए जिस प्रकार का मानवीय भाव चाहिए, जिस प्रकार का रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आपको यहाँ पे स्पीच देना है। प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द कम्युनिटी ऑफ थिंग्स इन नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड द ट्रीज बाय एड्रिन रीच। और आपको जो स्पीच का ड्राफ्ट है उसको 120 वर्ड्स में बनाना है, और रेफरेंस लेना है कि जो समानताएं हैं नेशनल मंडेला का जो लिटरेचर है यहाँ पे जो हमने पढ़ा हुआ है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और एड्रिन रीच का जो पोयम है द ट्रीज, इनके में जो कॉमन बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमको इसका स्पीच जो है ना तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टॉपिक हैं और जो चैप्टर हैं उनको आप ध्यान में बिल्कुल रखिए। टॉपिक वाइज चैप्टर का समरी आपको होना चाहिए। ये तो पूरा चैप्टर के लिए पूछ रहा है, हो सकता है अंदर से, जैसे कि हम लोग आगे कर चुके हैं, एक्सट्रैक्टिव बेस्ड टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाए। तो इंपॉर्टेंट है कि समरी आपके दिमाग में हो, अदरवाइज क्या होगा कि आप इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है ना उसमें बोलता है कि यू में बिगिन दिस वे, आपको ऐसा इसका आंसर लिखना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 पीसेस ऑफ लिटरेचर दैट ऑफर अ पावरफुल इंसाइट into the resilience of the human spirit required to transcend discrimination। और इसको कंक्लूड करना है यू में इन दिस वे, कि टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट, उसके बाद थैंक यू। ठीक है, ये तो जो सेंटेंस दिया हुआ है उसको आंसर में लिखना ही है, लेकिन इसमें हम लोग लिखेंगे क्या। तो देखिए जो नेशनल मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है उसमें हमको पता चलता है कि किस प्रकार से नेशनल मंडेला ने अपने पूरे जीवन में जो डिस्क्रिमिनेशन झेला और उसके विरुद्ध में जो उन्होंने संघर्ष किया और जो तपस्या उन्होंने किया, और उसके लिए अब जेल में भी रहे, पूरा का पूरा 28 साल वो जेल में गुजारे। तो उनका उद्देश्य क्या था कि वो चाहते थे कि जो जेंडर, रेस और क्लास इनके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको ख़त्म किया जाए। उसी प्रकार से द ट्रीज में एड्रिन रीच ने जो लिखा है उसके 2 मीनिंग है, याद रखिएगा। एक सीधा साधा मीनिंग है कि वो बताती हैं कि पेड़ जो है ना किस प्रकार से जंगल में फिर से जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो इंसानों ने पेड़ों के साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद भी जो ट्रीज हैं वो लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहती हैं और वो चाहती हैं कि एक बार फिर से जंगल में जाके अपने आप को स्थापित कर लें। ठीक है, इसी कारण से ट्रीज को हमको काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उनके इस स्ट्रगल के लिए। लेकिन इसका एक मेटामॉर्फिकल मीनिंग भी है, एक दूसरा मीनिंग भी है ट्रीज का, कि ये महिलाओं को बताते हैं कि महिलाएं किस प्रकार से जो भेदभाव है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जो रीच हैं वो कंपेयर करती हैं जो ग्रोथ ऑफ ट्रीज है उसको महिलाओं के ग्रोथ से, और किस प्रकार से महिलाएं ट्रीज की तरह ही ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा दुनिया है, ज़माना है, उसमें अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मानो कि वो अपने आप को फ्री कर रही हों एक प्रकार के जो ऑपरेशन है और डिस्क्रिमिनेशन है उसके चैन से, और अपने बेटर फ्यूचर के लिए आगे वो बढ़ रही हैं। तो देखिए इन चीज़ों को शामिल करके इसका आंसर हमको कैसे लिखना है, चलिए ध्यान से इसको देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, today I would like to discuss 2 pieces of literature that offer a powerful insight into the resilience of the human spirit required to transcend discrimination. Mandela's Accept and Reach poem both addresses discrimination, gender and class divides. Mandela's journey towards freedom, including prison, emphasizes breaking physical and mental chains. Reach poem highlights the importance of activism and advocacy for protecting trees and nature. Both pieces highlight the resilience of the human spirit and the resilience of nature despite adversity, inspiring others to fight against discrimination and promote equality.
To conclude, I would like to say that the literature emphasizes the importance of transcending discrimination and striving for equality, highlighting the strength of the human spirit and the need to stand up for our beliefs. Thank you. तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि जो मंडेला का और जो रिच का इन दोनों का जो राइटिंग है उसमें एक ही चीज़ को एड्रेस किया गया है, वो है कि किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है जेंडर और क्लास डिवाइड को लेकर। ठीक है, मंडेला का जो जर्नी है जैसे हम समझ चुके हैं कि वो प्रिजन में थे और उन्होंने जो अपने आप को मुक्त करने का बात किया वो फिजिकल और मेंटल चेन से मुक्त करने का बात किया। उसी प्रकार से रिच का पोयम हाईलाइट करता है कि कैसे हम ट्रीज को बचाएं और नेचर को बचाएं। दोनों ही जो राइटिंग है, दोनों ही जो पीसेस हैं वो एक प्रकार के उस ह्यूमन स्पिरिट को दिखाते हैं जो रिलीजियंस को बताता है। और ये जो रेजिलियंस है वो इंसानों के नेचर में होता है, क्योंकि कितने भी प्रकार का एडवर्सिटी हो उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध में जो ट्रीज हैं और इसमें जो इंसान हैं या महिलाएं हैं वो संघर्ष कर रही हैं और इक्वलिटी को आगे बढ़ा रही हैं। और लास्ट में इसको समराइज करके इसके कंक्लूजन में हमको लिखना है कि ये दोनों लिटरेचर जो है ना वो एक प्रकार के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस को बताती हैं ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर और इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने का कोशिश करती हैं। साथ ही साथ ये ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे बताती हैं और ये बताती हैं कि किस प्रकार से हमको अपनी मान्यताओं के लिए खड़ा रहना चाहिए। तो बिल्कुल इसी प्रकार का आंसर लिखने का प्रैक्टिस आपको करना है, तभी जाके आपको इसमें 6 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 क्वेश्चंस हैं, एक को हमको सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट में इसमें सेम है 100 to 120 वर्ड्स और इसमें भी 6 नंबर हैं, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए वाला क्वेश्चन है कि इमेजिन दैट मिस्टर लॉयसेल फ्रॉम द नेकलेस बाई गाई डी मोपासा writes a diary entry exploring the theme of class and social status and the nature of social mobility in the context of his own experience. Write this diary entry is Mr. Loisel in about 120 words. देखिए जो हमने अच्छे से समझा हुआ है द नेकलेस में कि जो मैडम लॉयसेल होती हैं वो कलर लोगों के परिवार में रहती हैं, उनके हस्बैंड एक कलर के होते हैं, उनके पापा भी कलर का रहते हैं, लेकिन वो हमेशा जीवन भर बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं और उन बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि अपने सहेली से वो जो है एक नेकलेस उधार में लेती हैं और नेकलेस जो है ना खो जाता है। उसके कारण उनका पूरा जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा कष्ट में आ जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि किस प्रकार से समाज में लोग दिखावा करते हैं और दिखावा के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और ये जो अपवर्ड मोबिलिटी है ये कई बार हमको एक ट्रिप की तरफ फंसाता है और कई बार हमारा जो खुशी है और वेलबींग है ये अपवर्ड मोबिलिटी के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में चला जाता है। इन्हीं सब को इस डायरी एंट्री में हमको, जैसे कि डायरी एंट्री होता है उस फॉर्मेट में करना है। तो चलिए देखिए किस प्रकार से हम इसको डायरी एंट्री के फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे जो आंसर है उसको हमको डायरी एंट्री के फॉर्मेट में लिखना है। लेफ्ट हैंड में डायरी एंट्री में सबसे पहले डेट रहता है। यहाँ पे मैंने डेट लिखा है 8 जनवरी 2024 और उसके बाद डे डालते हैं, फिर टाइम डालते हैं मंडे 9:30 PM। फिर डियर डायरी, The previous few years have been difficult for both my wife Matilda and me. Thoughts of the larger societal problems that have contributed to our situation come to me when I consider our experience. It's clear to me now that our society is structured in a way that makes upward mobility difficult, with the rich getting richer and the rest struggling to make ends meet. Social status is determined by wealth rather than character, leading many people, including Matilda, to pursue material possessions. We both learned a harsh lesson from losing the borrowed necklace. It served as a reminder that pursuing upward mobility can be a trap that causes people to forfeit their happiness and general well-being in order to fulfill an impossible dream. मिस्टर लॉयसेल। देखिए इसी प्रकार से आपको काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है ताकि पूरा का पूरा आंसर जो है ना वो कंप्लीट हो जाए और फुल मार्क्स आपको मिले। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 11 का बी, उसको देखते हैं और समझते हैं कि इसके आंसर को हम लोग कैसे लिखें। अ करेक्टर आर्क इज द ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ करेक्टर थ्रू आउट अ स्टोरी एंड रिफर्स टू द चेंजेज अ करेक्टर अंडरगोज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेज एंड इंटरेक्शंस विद अदर करेक्टर्स। तो देखिए करेक्टर आर्क क्या होता है, एक प्रकार का डेवलपमेंट ऑफ अ करेक्टर है जो कि पूरी स्टोरी में चलता है
और ये करेक्टर में चेंज लाता है जैसे जैसे वो करेक्टर जो है कई प्रकार के एक्सपीरियंस को गेन करता है, चैलेंज को फेस करता है और बाकी करेक्टर के साथ में इंटरेक्शन करता है। इन द लाइट ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन ट्रेस द करेक्टर आर्क ऑफ द थीप इन रस्किन बॉन्ड्स द थीप्स स्टोरी इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए ऊपर में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, उसके अनुसार हमको एक करेक्टर आर्क का बनाना है उस चोर का, है ना। चोर यहाँ पे कौन है? जो अनिल के साथ में रहता है। याद रखिएगा इसमें चोर का नाम हरी सिंह दिया हुआ है, जो कि वो नाम भी एक्चुअल में उसका नहीं रहता, वो एक माना हुआ नाम है। तो अनिल के साथ में जो हरी सिंह है ना, उसके करेक्टर आर्क को 120 वर्ष में जो स्टोरी हमने अच्छे से समझा हुआ है द थीप्स स्टोरी से हमको लिखना है। तो देखिए हमने क्या समझा है कि सबसे पहले जब हरी सिंह अनिल के पास आता है तो वो मौके की तलाश में रहता है और वो कोशिश करता है कि कैसे वो हरी सिंह जो है ना वो अनिल को लूटे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अनिल जो है हरी सिंह के विश्वास में आने लगता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो अनिल के पैसे को चुराता है, जैसे कि बाजार वाजार जाने पे जो पैसा बचता है। इस प्रकार से वो चलते रहता है। लेकिन जो अनिल उसको प्यार देता है, उसके ऊपर जो भरोसा दिखाता है, तो जो लास्ट में वो पैसा उसका चोरी करके जाते रहता है और रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है और रेल में चढ़ने ही वाला रहता है। लेकिन उसका आत्मा जो है ना ऐसा करने से उसको मना कर देता है और वापस आके वो अनिल के पास उसी पैसे को रख देता है, जिससे इसका करेक्टर जो है ना पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो पहले चोरी करने को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ था, अब वो चीज़ पूरी तरह से वो भूल जाता है और उसके अंदर में एक प्रकार का मॉरल जो है ना, मॉरल कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कि हमने इस स्टोरी में समझा है, इसके आंसर को हमको लिखना है। द स्टोरी फॉलोस अ थीप हु ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ कैरियर क्रिमिनल टू अ पर्सन हु लर्न्स टू ट्रस्ट एंड वर्क्स हार्ड फॉर अ लिविंग। तो देखिए ये जो स्टोरी है ना, एक ऐसे चोर को फॉलो करता है जो एक क्रिमिनल था पहले और बाद में कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति बन जाता है। इनिशियली द थीप इज फोकस्ड ऑन स्टेइंग अहेड ऑफ द लॉ एंड इज इनिशियली अट्रैक्टेड टू अनिल हु टीचेज हिम कुकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो शुरू में एक ऐसा चोर रहता है जो हमेशा कानून से आगे रहता है और आखिरकार वो अनिल की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो उसको कुकिंग, राइटिंग और रीडिंग सिखाता है। एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस द थीप डेवलप्स अ फ्रेंडशिप विद अनिल हु टीचेज हिम हाउ टू कुक, राइट एंड रीड। धीरे धीरे जैसे स्टोरी बढ़ता है तो जो थीप है ना वो अनिल का दोस्त बन जाता है, जो उसको सिखाता है कुक करना, राइट करना और रीड करना। द क्लाइमैक्स occurs when the thief resists temptation to steal money from अनिल considering the consequences of his actions। तो देखिए अनिल के व्यवहार से प्रभावित होकर आखिरकार क्या होता है, चोर जो है ना वो चोरी के पैसे को स्वीकार करने से मना कर देता है, उसका आत्मा जाग जाता है। Although he has not completely abandoned his criminal ways, his hesitation to escape with the stolen money demonstrates his development of a moral conscience। तो देखिए वो पूरी तरह से तो चोरी करना बंद नहीं कर देता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बंद नहीं कर देता है, लेकिन आखिरकार जो अनिल के पैसे को चोरी करके वो जाते रहता है तो उसका आत्मा जो है ना जाग जाता है, उसका नैतिकता जाग जाता है और उसके अंदर में हेजिटेशन आ जाता है। तो देखिए इसी प्रकार से आंसर आपको लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।